हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल से हमने लिमिटेशन एक्ट के क्विक रिवीजन की सीरीज स्टार्ट की है। कल हमने पार्ट 1 के सेक्शन 1 और 2 का क्विक रिवीजन किया था और आज हम पार्ट 2 सेक्शन 3 to 11 का रिवीजन करेंगे। रिवीजन स्टार्ट करने से पहले आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है। आरपीएससी जेएलओ एग्जाम जो 2013 और 2019 में हुए थे, दोनों ही एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है, परिसीमा अधिनियम 1963 किस तारीख को प्रवर्तित हुआ था, अर्थात लिमिटेशन एक्ट फोर्स में कब आया था। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए आपको देना है। आज हम भाग 2 वादों, अपीलों और आवेदनों की परिसीमा का क्विक रिवीजन करेंगे। सेक्शन 3 परिसीमा द्वारा वर्जन। सेक्शन 3 कहता है कि विहित काल के पश्चात हर वाद, की गई अपील, किया गया आवेदन खारिज कर दिया जाएगा, चाहे प्रतिरक्षा के तौर पर परिसीमा की बात न उठाई गई हो। सब क्लॉज 2 कहता है कि वाद संसित किया हुआ कब माना जाएगा, जब वाद पत्र उचित ऑफिसर के समक्ष उपस्थित किया जाता है। अकिंचन की दशा में कब वाद प्रस्तुत किया हुआ माना जाएगा, जब अकिंचन के तौर पर वाद लाने की इजाजत के लिए उसके द्वारा आवेदन किया जाता है। तथा उस कंपनी के विरुद्ध दावे की दशा में कब संसित किया हुआ माना जाएगा, जिसका परिसमापन न्यायालय द्वारा किया जा रहा हो। तब शासकीय समापक को पहली बार कारित किया जाता है, तब उसका संसित किया हुआ माना जाएगा। मुजरा या प्रतिदावे के तौर का दावा एक पृथक वाद माना जाएगा। मुजरा की दशा में तब से वाद संसित किया हुआ माना जाएगा जब मुजरे का अभिवचन किया गया है, और प्रतिदावे की दशा में जब प्रतिदावा न्यायालय में संसित किया जाता है। सेक्शन 4 विहित काल का अवसान जब न्यायालय बंद हो। जब किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए किसी विहित काल का अवसान ऐसे दिन होना हो जिस दिन न्यायालय बंद हो, वहाँ उस दिन वाद संसित किया जाएगा जिसकी अपील की जा सकेगी, आवेदन किया जा सकेगा जिस दिन न्यायालय फिर खुले। ये चीज़ हमें याद रखनी, रीओपन हो, जिस दिन कोर्ट रीओपन होगी उस दिन किया जाएगा। इसका स्पष्टीकरण कहता है कि किस दिन बंद समझा जाएगा न्यायालय, जिस दिन अपने काम के नियमित काल के किसी भी भाग में वह बंद रहे। सेक्शन 4 किस सूत्र पर आधारित है, विधि असंभव कार्य करने को विवश नहीं करती। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ आपको बता दूं कि रिवीजन के साथ साथ जितने भी क्वेश्चंस जो 2013 और 2000 कब एग्जाम होता 19 में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, मैं उनको आपको रिवाइज कराती हुई जाऊंगी कि ये क्वेश्चन आपसे मैं पूछ भी सकती हूँ, या फिर मैं आपको पढ़ाते हुए रिवीजन कराते हुए भी मैं बता दूंगी कि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ। सेक्शन 5 कहता है विहित काल का कतिपय दशाओं में विस्तारण। कोई भी अपील या कोई आवेदन, ध्यान रहे अपील या आवेदन, जो सीपीसी 1908 के आदेश 21 के उपबंधों में किसी के अधीन आवेदन से भिन्न हो, अर्थात सेक्शन 5 आदेश 21 पर लागू नहीं होता है, विहित काल के पश्चात ग्रहण किया जा सकेगा यदि अपीलार्थी या आवेदक न्यायालय का यह समाधान कर दे कि उसके पास विहित काल के में आवेदन न करने के लिए एक पर्याप्त हेतु था। सेक्शन 5 को लेकर के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग हर जुडिशरी के एग्जाम में पूछा जाता है, मैं आपसे वो पूछूंगी, इसलिए सेक्शन 5 को ज़रा ध्यान से पढ़ें, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है। अब आता है सेक्शन 5 विहित काल का कतिपय दशाओं में विस्तारण। कोई भी अपील या कोई भी आवेदन, याद रहे अपील या आवेदन, विहित काल के पश्चात ग्रहण किया जा सकेगा यदि अपीलार्थी या आवेदक न्यायालय का यह समाधान कर दे कि उसके पास ऐसे काल के भीतर अपील या आवेदन न करने के लिए पर्याप्त हेतु था। सेक्शन 5 को लेकर के मैं कल आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी जो अधिकतर जुडिशरी के एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रहे इस सेक्शन को अच्छे से पढ़ लें, ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी है। अब सेक्शन 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 6 कहता है विधिक निर्योग्यता। जब कोई व्यक्ति वाद संसित करने या किसी डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन करने का उसको हक है, और जब उसको आवेदन करना है उस समय वो अप्राप्त या पागल या जड़ है। निर्योग्यता का अंत होने के पश्चात वाद और आवेदन वह इतने समय में कर सकेगा जितना अनुसूची में उसको समय अनुज्ञात किया गया है। इसका सब क्लॉज 2 कहता है दोहरी निर्योग्यता, अर्थात जब ऐसा व्यक्ति जिस समय से उसके काल की गणना की जानी है दो निर्योग्यताओं से ग्रस्त हो जाता है, वहाँ अपनी निर्योग्यता का अंत होने के पूर्व किसी दूसरी निर्योग्यता से ग्रस्त हो जाए, वहाँ वह दोनों निर्योग्यताओं का अंत होने के पश्चात उतने ही काल के भीतर वाद और आवेदन कर सकेगा जितना उसको समय में विनिर्दिष्ट अनुज्ञात किया गया है। सब क्लॉज 2 को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि दोहरी निर्योग्यता यानी ए है और तब तक वो माइनर था, माइनर ही था, उससे पहले वह विक्षिप्त यानी पागल और हो जाता है, तो उसको दोहरी निर्योग्यता घेर लेती है। तो यही सेक्शन 6 का सब क्लॉज 2 कहता है। सब क्लॉज 3 में विधिक प्रतिनिधि आ जाता है। जब निर्योग्यता मृत्यु तक बनी रहती है तो उतने ही समय के अंदर विधिक प्रतिनिधि वाद और आवेदन कर सकेगा। सब क्लॉज 4 कहता है कि विधिक प्रतिनिधि को भी उतना ही समय मिलेगा जितना सब क्लॉज 1 और 2 में अंतरिक्ष नियम लागू होते हैं। सब क्लॉज 5 जहाँ की निर्योग्यता के अधीन कोई व्यक्ति निर्योग्यता का अंत होने के पश्चात लेकिन उस काल के भीतर जो उसके लिए समय अनुज्ञात है मृत्यु हो जाती है, तो उसका विधिक प्रतिनिधि उसकी मृत्यु के पश्चात उस समय के भीतर वाद और आवेदन कर सकेगा जितना समय उस व्यक्ति को मिलता है यदि वह जीवित होता। इसका स्पष्टीकरण बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अप्राप्त व्यय के अंतर्गत कौन आता है, तो याद रहे अप्राप्त व्यय के अंतर्गत गर्भस्थ, अपस्थ, अपत्य आता है। आज हम सेक्शन 6 तक ही रिवीजन करेंगे और मैं आज आपको फिर से याद दिला दूं कि यहाँ हम
स्पेशल चर्चा नहीं करेंगे किसी भी लॉ के फैक्ट की। हम यहाँ सिर्फ रिवीजन करने के लिए हैं और उन्हीं इंपॉर्टेंट सेक्शंस को या सब क्लॉज को फोकस करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए हमें ज़रूरी लगता है या जो पहले एग्जाम में पूछा गया है और जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ सिर्फ हम रिवीजन के लिए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती रहूँ तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।